सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान में सरकार के जो विभिन्न रूप होते हैं, उनमें से एकात्मक एवं संघात्मक रूप को देखने जा रहे हैं। तो देखते हैं विद्यार्थियों, आज हम सरकार के विभिन्न रूपों में से एकात्मक एवं संघात्मक रूप को देखते हैं। तो देखिए, सरकार के रूप, काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के विभिन्न रूप होते हैं, लेकिन आज हम एकात्मक एवं संघात्मक रूप देखेंगे। देखिए विद्यार्थियों, पहला है एकात्मक एवं संघात्मक रूप, दूसरा है संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक रूप। आज हम एकात्मक एवं संघात्मक रूप देखेंगे। आगे आने वाली वीडियो में आप संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक रूप को भी देख सकोगे। तो देखिए विद्यार्थियों, क्या है एकात्मक शासन व्यवस्था? एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है? तो देखिए विद्यार्थियों, एकात्मक एवं संघात्मक शासन की शक्तियां का प्रयोग एक ही स्थान से किया जाता है या कई स्थानों से किया जाता है। इस आधार पर शासन प्रणालियां के दो प्रकार हैं। एक तो है एकात्मक शासन और दूसरा है संघात्मक शासन। एकात्मक एवं संघात्मक शासन क्या है? शासन की विभिन्न शक्तियों का प्रयोग एक ही स्थान से किया जाता है। एक ही स्थान का मतलब केवल केंद्र के द्वारा किया जाता है। केवल केंद्र सरकार के द्वारा ही सारी शक्तियों का संचालन किया जाता है, या फिर केंद्र और राज्य में शक्तियां होती हैं, वो विभाजित होती हैं। केंद्र व राज्य में शक्तियों का विभाजन होता है। देखना दोबारा, क्या कह रहा है कि एकात्मक संघात्मक शासन, शासन की शक्तियों का प्रयोग एक ही स्थान से किया जाता है, यानी केवल केंद्र से ही किया जाता है, या कई स्थानों से या राज्यों में शक्तियों का बंटवारा होता है। इस आधार पर शासन प्रणालियों के दो प्रकार हो गए। एक तो हो गया एकात्मक शासन और दूसरा हो गया संघात्मक शासन। तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एकात्मक शासन प्रणाली क्या है। तो डायसी के अनुसार एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा सर्वोच्च विधायी शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक सरकार है। एकात्मक शासन क्या है? डायसी ने कहा है कि एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा सर्वोच्च विधायी शक्ति का प्रयोग, जो विधायी शक्ति होती हैं, जो विधायी शक्तियां होती हैं, उनका प्रयोग केवल एक केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, तो वह एकात्मक सरकार है। तो एकात्मक सरकार क्या है कि जब जो शक्तियां होती हैं, वो विधायी शक्तियां, उनका प्रयोग केवल एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा ही किया जाता है, तो वो एकात्मक सरकार है। जिस शासन प्रणाली में शासन की संपूर्ण शक्ति संविधान द्वारा एक केंद्रीय सरकार में केंद्रित होती है, उसे एकात्मक शासन कहते हैं। तो देखिए, जिस शासन प्रणाली में शासन की पूरी शक्तियां संविधान द्वारा एक केंद्रीय सरकार को दे दी जाती है, एक केंद्रीय शक्ति को प्रदान कर दी जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? एकात्मक शासन कहते हैं। इसमें समस्त शासन सूत्र केंद्र के अधीन रहता है, यानी सारी शक्तियां केंद्र में निहित रहती हैं। प्रादेशिक व स्थानीय सरकारें न तो केवल अपनी शक्तियां केंद्र से प्राप्त करती हैं, और अपितु उसका अस्तित्व भी केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। तो देखिए, प्रादेशिक व जो स्थानीय सरकारें होती हैं, न केवल अपनी शक्तियां केंद्र से ही प्राप्त करती हैं, यानी वो केंद्र से तो प्राप्त करती हैं, केंद्र से ही प्राप्त करती हैं, केंद्र पर निर्भर रहती हैं। इसके साथ साथ उसका अस्तित्व भी केंद्र सरकार की इच्छा पर ही निर्भर रहता है। तो इस प्रकार से इसमें केंद्र सरकार होती है, वो सर्वोपरि होती है। केंद्र सरकार के सारे कानून जो राज्य सरकारें होती हैं, उनको मानना जरूरी होता है। संपूर्ण देश के लिए एक ही शासन व्यवस्था होती है। पूरे देश में एक ही प्रकार की शासन व्यवस्था होती है। देखिए, जैसे ब्रिटेन, इटली, जापान, बेल्जियम आदि देशों में एकात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। तो बताइए, एकात्मक शासन प्रणाली कौन कौन से देशों में मिलती है?
ब्रिटेन में एकात्मक शासन है, इटली में एकात्मक है, जापान में एकात्मक शासन है, बेल्जियम आदि देशों में एकात्मक शासन प्रणाली विद्यमान है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने देखा एकात्मक शासन क्या है। तो अब आप बताइए कि एकात्मक शासन क्या है। तो एकात्मक शासन का मतलब है कि सारी की सारी जो विधायी शक्तियां होती हैं, वो सारी विधायी शक्तियां जब एक केंद्रीय शक्ति के पास होती है तो उसको हम बोलते हैं एकात्मक शासन प्रणाली। यानी केंद्र सरकार होती है ना, जो राज्य सरकार होती है वो शक्तियां केंद्र सरकार से प्राप्त करती हैं और केंद्र सरकार की इच्छा पर ही निर्भर रहती हैं। केंद्र सरकार जब उनकी शक्तियों को हनन करना चाहे तो कर सकती है, छीनना चाहे तो छीन सकती है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखेंगे हम एकात्मक शासन प्रणाली हमने देख ली, और एकात्मक शासन प्रणाली के बाद में हमने चर्चा की थी कि आज हम देखने जा रहे हैं एकात्मक शासन प्रणाली व संघात्मक शासन प्रणाली। तो अब देखेंगे संघात्मक शासन प्रणाली क्या है। एकात्मक शासन प्रणाली तो हमने देख ली, अब है संघात्मक शासन प्रणाली। तो देखिए संघात्मक शासन यानी फेडरल गवर्नमेंट क्या है, फेडरल गवर्नमेंट क्या है, संघात्मक शासन क्या है। तो देखिए विद्यार्थियों, संघ द्वारा, संघ शब्द अंग्रेजी शब्द फेडरेशन का हिंदी अनुवाद है। फेडरेशन, फेडरेशन का क्या अर्थ होगा, संघ। फेडरेशन शब्द लैटिन भाषा के फोर्स से बना है, किससे बना, फोर्स से। और फोर्स शब्द है, उसका अर्थ क्या होता है, फोर्स शब्द का अर्थ होता है संधि या समझौता। तो संघात्मक शासन प्रणाली के बारे में हम चर्चा करने से पहले देखेंगे कि संघ शब्द है वो किससे बना है। अंग्रेजी के शब्द फेडरेशन का हिंदी अनुवाद है संघ, और फेडरेशन शब्द है उसका लैटिन भाषा के रूप में, भाषा के शब्द से बना है, फोर्स से बना है, और फोर्स शब्द का अर्थ होता है संधि या समझौता। तो कहने का मतलब जब केंद्र व राज्यों के बीच संधि होती है या समझौते के द्वारा जो सरकारें चलाई जाती हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, हैमिल्टन के अनुसार संघ कुछ राज्यों का मेल है। यानी हैमिल्टन ने क्या कहा कि संघ क्या है, राज्यों का मेल है जो एक नए राज्य का निर्माण करते हैं। यानी संघ है वो राज्यों का एक मेल है, कई राज्य मिलकर के एक नए राज्य का निर्माण करते हैं, वो संघ है। उपयुक्त संयुक्त राज्य अमेरिका, देखिए ना, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया इसी प्रकार से निर्मित संघ हैं। तो अब संघीय सरकार के उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है और ऑस्ट्रेलिया इसी प्रकार से संघीय शासन प्रणाली के उदाहरण हैं। लेकिन जब कोई विशाल आकार वाला एकात्मक राज्य अपने आप को अनेक राज्यों में विभक्त कर लेता है, जिस प्रकार से भारत एक विशाल राज्य है, तो जब एक कोई विशाल आकार वाला एकात्मक राज्य अपने आप को अनेक राज्यों में विभाजित कर लेता है, भारत है, इन्होंने अपने को अनेक राज्यों में विभाजित कर लिया है, तो इस प्रकार से वह राज्य भी संघ के नाम से जाना जाता है। तो उसे भी संघ या संघात्मक शासन कहते हैं। संघ के नाम से जाना जाता है, संघात्मक शासन नहीं, संघ के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार का संघ समझौते का नहीं होता है। यानी ऊपर वाला जो अमेरिका है, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया का है संघ है, वो तो एक समझौते का होता है। लेकिन जिस प्रकार से हम भारत देश में देखते हैं इस प्रकार का यह संघ है, यह समझौते का नहीं होता। जिस प्रकार से भारत और कनाडा का संघ इसी प्रकार से स्थापित किया गया है। तो इस प्रकार से भारत और कनाडा का जो संघ है वो इसी प्रकार से अमेरिका से भिन्न हो गया। अमेरिका, संयुक्त राज्य, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया से भिन्न हो गया क्योंकि हमारा समझौते का संघ नहीं है। संघात्मक शासन उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें राज्य की समस्त शक्तियां का विभाजन संघ सरकार और संघ की इकाइयों अर्थात राज्यों के मध्य होता है। देखिए, संघात्मक शासन प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें राज्य की सारी शक्तियों का विभाजन संघ और संघ की इकाइयां यानी राज्यों के बीच में होता है। दोनों सरकारें सीधे संविधान से ही शक्तियां प्राप्त करती हैं, तो चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, ये दोनों सरकारें, राज्य सरकार, ये दोनों सरकारें अपनी शक्तियां किससे प्राप्त करती हैं, ये दोनों शक्तियां ही अपनी, दोनों सरकारें अपने शक्तियां संविधान से प्राप्त करती हैं। तो इस प्रकार से संघ
का संघ है वो भी दो प्रकार से हो गया, एक तो समझौते का, एक बिना समझौते का। तो बिना यानी संघ समझौते का भारत का है संघ है, वो बिना समझौते का संघ है। और इस प्रकार जो संघात्मक शासन प्रणाली होती है, इसमें केंद्र सरकार व राज्य सरकार में शक्तियों का विभाजन होता है, और केंद्र और राज्य दोनों ही प्रकार की जो सरकारें होती हैं वो अपनी शक्तियां किससे प्राप्त करती हैं? संविधान से प्राप्त करती हैं। जबकि एकात्मक शासन प्रणाली में जो राज्य सरकारें होती हैं वो अपनी शक्तियां किससे प्राप्त करती हैं? केंद्र सरकार से प्राप्त करती हैं। तो इस प्रकार से एकात्मक शासन प्रणाली में राज्य सरकारें होती हैं वो अपनी शक्तियां केंद्र सरकार से प्राप्त करती हैं, केंद्र सरकार पर निर्भर रहती हैं। जबकि संघात्मक जो शासन प्रणाली होती है उसमें केंद्र व राज्यों के बीच एक समझौते के अनुसार शक्तियों का विभाजन होता है, और केंद्र और राज्य दोनों प्रकार की जो सरकारें होती हैं वो अपनी शक्तियां किससे प्राप्त करती हैं? संविधान से प्राप्त करती हैं, न कि केंद्र से। तो इस प्रकार से दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रहती हैं। तो यहाँ पर यानी जो हम एकात्मक शासन प्रणाली दे रहे थे वहां पर तो राज्य सरकारें होती है वो केंद्र सरकार के अधीन होती हैं, जबकि संघात्मक शासन प्रणाली में दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र कार्य करती हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अब एक यानी एकात्मक और संघात्मक शासन प्रणाली के अलावा एक तीसरा रूप भी देखने को आता है जिसको बोलते हैं अर्ध संघात्मक शासन प्रणाली। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अर्ध संघात्मक शासन प्रणाली। तो अब देखेंगे कि क्वासी फेडरल सिस्टम क्या है, यानी अर्ध संघात्मक शासन प्रणाली क्या है। तो देखिए विद्यार्थियों, अर्ध संघात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था में संघात्मक शासन व्यवस्था के तीन प्रमुख लक्षण तो विद्यमान रहते हैं, अर्थात लिखित व कठोर संविधान, शक्ति विभाजन और सर्वोच्च न्यायपालिका। कह रहा है कि अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था में संघात्मक शासन व्यवस्था के तीन प्रमुख लक्षण होते हैं, विद्यमान रहते हैं। तीन कौन कौन से? लिखित संविधान होना चाहिए, लिखित व कठोर संविधान होना चाहिए, शक्तियों का और सब शक्ति विभाजन होना चाहिए, और सर्वोच्च न्यायपालिका होनी चाहिए। अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था के में यानी जो संघात्मक शासन प्रणाली होती है ना, उसके लक्षण क्या होते हैं? संघात्मक शासन प्रणाली में तीन लक्षण प्रमुख होते हैं। उनमें एक तो होता है लिखित व कठोर संविधान। लिखित व हाँ, संघात्मक शासन प्रणाली का गुण है लिखित व कठोर संविधान होना चाहिए, और शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, यह भी जो संघात्मक शासन प्रणाली उसकी एक विशेषता है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायपालिका क्या होना चाहिए? सर्वोच्च न्यायपालिका होनी चाहिए। तो देखिए ये तीनों लक्षण तो अर्ध संघात्मक शासन प्रणाली में पाए जाते हैं, परंतु परिस्थितिवश कुछ राज्यों में संघात्मक लक्षणों के साथ साथ कुछ यानी ये तो संघात्मक है, इसके साथ साथ संघात्मक के साथ साथ यानी एक अर्ध संघात्मक क्या है? संघात्मक शासन प्रणाली के ये गुण तो है ही, प्लस इसके साथ साथ कुछ गुण एकात्मक शासन प्रणाली के भी पाए जाते हैं। तो एकात्मक शासन प्रणाली कौन कौन गुण जिस प्रकार से देखते हैं, तो परिस्थितियां बस कुछ राज्यों में संघात्मक लक्षणों के साथ साथ कुछ एकात्मक लक्षण भी होते हैं, जैसे इकहरी नागरिकता है, जिस प्रकार से भारत में इकहरी नागरिकता है, केंद्र को अधिक शक्तियां प्रदान करना, जैसे भारत में बिल्कुल एकीकृत न्याय व्यवस्था, यह भी भारत में है। तो यदि यानी अर्ध संघात्मक शासन प्रणाली में संघात्मक शासन प्रणाली के तीनों गुण कौन कौन से? लिखित व कठोर संविधान, शक्तियों का विभाजन और सर्वोच्च न्यायपालिका, ये तो संघात्मक लक्षण होते हैं। इसके साथ संघात्मक लक्षणों के साथ साथ एकात्मक लक्षण भी पाए जाते हैं। एकात्मक लक्षण कौन कौन से? जिस प्रकार से इकहरी नागरिकता एकात्मक लक्षण है, और केंद्र को अधिक शक्तियां प्रदान करना यह भी एकात्मक लक्षण है, और एकीकृत न्याय व्यवस्था भी एकात्मक लक्षण है, ये भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से संघात्मक प्लस एकात्मक दोनों गुण पाए जाने का इसको क्या बोलते हैं? अर्ध संघात्मक शासन प्रणाली बोलते हैं। तो इस प्रकार से शक्तियां हैं वो केंद्र को जो अधिक शक्तियां प्रदान की जाती हैं, और एकीकृत न्याय व्यवस्था होती है आदि विद्यमान रहते हैं। ऐसे शासन को के.सी. वैयर, किसने? के.सी. वैयर जैसे विद्वानों ने अर्ध संघात्मक
शासन का नाम दिया है। तो कैसी है ऐसी शासन प्रणाली जिसमें संघात्मक प्लस एकात्मक लक्षण दोनों पाए जाते हैं। संघात्मक कौन से लिखित तो कठोर संविधान शक्तियों का विभाजन और सर्वोच्च न्यायपालिका। तो फिर एकात्मक कौन कौन से, जो एकात्म में एक नागरिकता है, केंद्र को अधिक शक्तियां प्रदान करना है और एकीकृत न्याय व्यवस्था है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि दोनों पाए जाने के कारण इनको अर्ध संघात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है। उनका संघीय व्यवस्था का मानदंड संयुक्त राज्य अमेरिका है, जहां की संघ की तुलना में राज्यों को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका ना, वहां पर क्या है कि संघीय व्यवस्था का मानदंड संयुक्त राज्य अमेरिका में है, क्योंकि वहां पर संघ की तुलना में राज्यों को पास अधिक शक्तियां हैं। संघ की तुलना में राज्यों के पास अधिक शक्तियां हैं। अतः उन्होंने भारत को एक अर्ध संघात्मक राज्य की संज्ञा दी है। इसलिए उन्होंने क्या कहा है कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने संघात्मक एकात्मक, संघात्मक, अर्ध संघात्मक शासन प्रणाली के बारे में अध्ययन किया। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।